नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज विज्ञान की दूसरी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान के पाठ 7 जंतुओं में जनन के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हम लोग एकलिंगी जंतु और द्विलिंगी जंतु के बारे में सीखेंगे, कौन कौन से होते हैं। इसके साथ साथ मानव के जननांगों के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है वह भी जानेंगे, और इसके साथ साथ भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है वो भी जानेंगे, और साथ में जरायुज और अंडायुज में अंतर भी करना सीखेंगे। बच्चों, इस पाठ के अंत में आप यह बता पाएंगे कि जंतुओं में लैंगिक जनन कैसे होता है। साथ ही आप नर तथा मादा जनन अंगों के बारे में भी बता पाएंगे। बच्चों, इसके साथ भ्रूण में परिवर्धन किस प्रकार से होता है वह भी आप बता पाएंगे, और जरायुज और अंडायुज में आप अंतर करना सीख लेंगे। तो बच्चों, आपने पिछली कक्षा में अपना सीखा था कि जंतुओं में अलैंगिक जनन जो होता है वो किन किन विधियों से होता है। कौन बताएगा, जल्दी बताएं। सोचिए सोचिए, जंतुओं में अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां थी। पहली विधि मुक्लन द्वारा। बहुत अच्छे, बहुत सही बताया आपने, याद है आपको। तो बताइए, मुक्लन द्वारा किस जंतु में होता है अलैंगिक जनन। क्या कहा, बिल्कुल ठीक, हाइड्रा में। तो मुक्लन द्वारा जो अलैंगिक जनन है वो कहाँ होता है, हाइड्रा में होता है। अच्छा, दूसरी अलैंगिक जनन की विधि जंतु में कौन सी आपने पढ़ी थी, द्विखंडन द्वारा। शाबाश बच्चों। तो द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है, सोचिए सोचिए। द्विखंडन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो आपने पढ़ा था अमीबा में। इसके साथ साथ आपने एक और विधि पढ़ी, उसका पढ़ा था जंतु द्विखंडन द्वारा युगलिना में। अच्छा, जंतुओं के अलैंगिक जनन की तीसरी विधि कौन सी थी, बताइए बताइए, सोचिए। क्या कहा, बिल्कुल ठीक, बहुविभाजन द्वारा। तो जंतुओं में अलैंगिक जनन की जो बहुविभाजन विधि थी वो किन जंतुओं में पाया जा रहा था, प्लाज्मोडियम। शाबाश बच्चों। तो आपने देखा था कि जंतुओं में अलैंगिक जनन जो है वो मुक्लन द्वारा, द्विखंडन द्वारा और बहुविभाजन द्वारा होता है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने यह भी पढ़ा था कि पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है वो नर तथा मादा युग्मकों के मिलने के फलस्वरूप होती है। आपने देखा था कि कुछ पौधे जो होते हैं वह द्विलिंगी होते हैं और कुछ पौधे जो होते हैं वो एकलिंगी होते हैं। आपने ये देखा था कि नर जननांग और मादा जननांग जिन पौधों में एक ही पुष्प पे पाए जाते हैं वह द्विलिंगी पुष्प कहलाते थे, और जहां नर और मादा जननांग या नर पौधे और मादा पौधे अलग अलग होते हैं वे एकलिंगी पुष्प कहलाते थे। तो आप ये पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा युग्मकों का मिलना जरूरी होता है। आप जंतुओं में जनन के लिए भी जिस प्रकार आपने देखा कि पौधों में द्विलिंगी और एकलिंगी पौधे होते हैं, ऐसे जंतु भी एकलिंगी और द्विलिंगी होते हैं। लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना तो आवश्यक है, ठीक है। तो जहां पर जंतुओं में नर जैसे कुत्ता है, हाथी है, बकरी है, भेड़ है, ठीक है, ये सारे जंतु जो होते हैं, ऐसे जंतु जहां पे गाय भैंस, ठीक है, मनुष्य भी जहां पे नर और मादा जनन अंग अलग अलग जनकों में पाए जाते हैं, नर और मादा जनन अंग अलग अलग जनकों में पाए जाते हैं, ऐसे जंतु कहलाते हैं एकलिंगी जंतु। क्या कहलाते हैं, एकलिंगी जंतु, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपने देखा कि पौधों में एकलिंगी पौधे थे जहां पे नर
और मादा अलग अलग पाए जा रहे थे। ऐसे ही जंतुओं में भी आज आपने देखा कि नर और मादा, जैसे मेढक, मछली, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, ऐसे ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, उनके नर और मादा जनन अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। ऐसे जंतु एकलिंगी जंतु होते हैं। ठीक इसी तरह जैसे आपने पौधों में देखा है कि द्विलिंगी पौधे भी होते हैं, ऐसे जंतु भी द्विलिंगी होते हैं। जैसे केचुआ, देखा है आपने केचुआ? आपके खेतों में केचुआ पाया जाता है। और ऐसे ही दूसरा होता है जोंक, केचुआ और जोंक। ठीक है, ये केचुआ और जोंक, इसमें क्या है कि दोनों जब कुछ जैसे केचुआ और जोंक में नर और मादा जनन अंग जो होते हैं वो एक ही जनक में पाए जाते हैं, एक ही पेरेंट्स में पाए जाते हैं। ऐसे जंतु जिसमें नर और मादा जनन अंग एक ही पेरेंट्स में पाए जाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी जंतु। ठीक है, लैंगिक जनन की बारे में जानने कैसे कौन कौन से होते हैं, इससे पहले हम उसके चरणों के बारे में जानते हैं कि लैंगिक जनन किन किन चरणों में पूरा होता है, क्या क्या चीजें होती हैं लैंगिक जनन के लैंगिक जनन होने के दौरान, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले होता है लैंगिक जनन किन चरणों में पूरा होता है? युग्मक का निर्माण। बच्चों, सबसे पहले लैंगिक जनन का जो पहला चरण होता है युग्मक का निर्माण। आपने देखा कि उस पौधे में जो नर पुष्प होता है या नर पुंकेसर जो होता है वो उसका नर भाग कहलाता है। पुंकेसर में क्या बनते हैं? पुंकेसर में परागकोश होता है और परागकोश के अंदर पराग कण बनते हैं। ऐसे ही जो जंतु होते हैं उसमें नर जननान में नर युग्मक, और नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है, वहां पे शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी तरह जो पौधे में मादा जननांग का भाग होता है वो स्त्री केसर कहलाता है। नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर। ऐसे ही यहां पर जंतुओं में नर जननांग में नर युग्मक यानी क्या बनेगा? शुक्राणु बनते हैं, और मादा जननांगों में मादा युग्मक यानी अंडाणु बनते हैं। तो याद रखिएगा, नर जननांग में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, मादा जननांग में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। इसके बाद दूसरा चरण होता है निषेचन। अभी आपने देखा नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है नर और मादा जननांगों में। जब यह नर तथा मादा युग्मक जो बनते हैं, नर तथा मादा युग्मक के जब संलयन की क्रिया होती है उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर यानी शुक्राणु, नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु, इन दोनों का जब संलयन होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और इसके फलस्वरूप जो बनता है उसको कहते हैं युग्मनज। युग्मनज इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हैं, सिंपल भाषा में जाइगोट। क्या बनता है? नर और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। तो दूसरा इसमें चरण होता है निषेचन। इसके बाद तीसरा चरण आता है भ्रूण का विकास। जो जाइगोट बना है नर और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया के बाद, यह युग्मनज, यह जाइगोट वृद्धि, उसमें जाइगोट में वृद्धि होती है, विकास होता है और एक नए जीव का निर्माण होता है, एक नया शिशु बनता है, एक नया जीवधारी बनता है। किसके फलस्वरूप? जाइगोट में वृद्धि और विकास के बाद। तो सबसे पहले युग्मक निर्माण होता है, निषेचन की क्रिया होती है और फिर बाद में भ्रूण का विकास होता है। आइए अब हम सब इन लैंगिक जनन में सबसे पहले अब हम देखते हैं कि जननांगों के बारे में। सबसे पहले जननांग हमने आपको बताया कि नर जननांग होंगे और मादा जननांग होंगे। तो नर, सबसे पहले हम नर जननांग यानी पुरुष के जननांगों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आपके सामने एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है। उदर के नीचे, मानव में, मनुष्य में उदर के नीचे एक जोड़ी अंडाकार वृषण होते हैं जो वृषण कोश में पाए जाते हैं। ये आपको दिख रहा है कि ये अंडाकार एक जोड़ी वृषण होते हैं जो वृषण कोश में पाए जाते हैं, और ये वृषण कोश जो होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं। उदर के नीचे एक जोड़ी अंडाकार वृषण होते हैं जो वृषण कोश में पाए जाते हैं, और यहां कहां होते हैं? शरीर के
बाहर होते हैं। ठीक है, वृषण कोश हमेशा शरीर के ज्यादातर बाहर ही पाए जाते हैं। इसके बाद वृषण में जो ये वृषण है, इसमें नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। इन्हीं वृषण में नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। वृषण से जुड़ी हुई एक शुक्र नलिका होती है। यह आप देख रहे हैं कि यह वृषण है और इससे जुड़ी एक शुक्र नलिका होती है। यह नलिका या शुक्र नलिका, ये इसको शुक्र नलिका कहते हैं। इससे ही शुक्राणु गति करते हुए इस सिसन के माध्यम से बाहर निकलते हैं। ठीक है, वृषण से जुड़ी हुई एक शुक्र नलिका होती है, जहां ये जो शुक्र नलिका होती है वो सिसन से जुड़ी हुई होती है और शुक्राणु इसी शुक्र नलिका से गति करते हुए सिकन के माध्यम से बाहर निकलते हैं। शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं और यह सूक्ष्म तथा एक कोशिक संरचना होती है। शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं और ये सूक्ष्म तथा एक कोशिक, ये आपको दिखाई नहीं दे सकते हैं नेकेड आई से, ये सूक्ष्म और एक कोशिक संरचना होती है। तो ये अभी हमने जो आपको बताया ये थे पुरुष के जनन। क्या क्या होता है इसमें, फिर से बार, वृषण होते हैं जो वृषण कोश में पाए जाते हैं। वृषण में ही शुक्राणु बनते हैं और वृषण से शुक्राणु शुक्र नलिका के माध्यम से, शुक्र नलिका जुड़ी होती है, जुड़ी जो सिसन में खुलती है, इस शुक्र नलिका से होते हुए सिसन के माध्यम से बाहर निकलते हैं। आइए अब हम लोग स्त्रियों के जननांगों पर चर्चा करते हैं। अभी आपने पुरुषों के जननांगों पे देखा, अब स्त्रियों के जननांगों के बारे में देखते हैं। आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है यह स्त्रियों के जननांगों का है। इसमें एक जोड़ी अंडाशय होता है। आप देख रहे हैं इस तरीके से एक जोड़ी क्या होता है, अंडाशय होता है और यह नाभि अंदर होता है, स्त्रियों में बाहर नहीं होता है। स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जननांग स्थित होते हैं। कहां होते हैं, नाभि के नीचे शरीर के अंदर। जबकि पुरुषों में हमने आपको बताया था कि नर जननांग जो होते हैं वो बाहर होते हैं। तो स्त्रियों में नाभि के नीचे और शरीर के अंदर मादा जननांग स्थित होते हैं। इसमें एक जोड़ा अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है और एक गर्भाशय होता है। फिर से देखिए, एक जोड़ा ये अंडाशय है, इससे एक एक अंडवाहिनी निकली है जो कहां खुलती है, अंडवाहिनी गर्भाशय, और ये गर्भाशय योनि के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। जिस तरह आपने देखा था वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता था, शुक्राणु बनते थे, ऐसे ही अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु भी एक कोशिक संरचना होती है। आपने देखा था नर युग्मक यानी शुक्राणु भी एक कोशिक संरचना थी, ऐसे अंडाणु भी एक कोशिक संरचना होती है। मैं आपको एक टीलम से समझाने का प्रयास करता हूं। इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इसमें इस तरीके से ये क्या हो गया, ये अंडाशय है, ये अंडाशय है, ये अंडाशय, और इस अंडाशय, ये जो अंडाशय आपको दिख रहा है, इस अंडाशय के क्या है, ये नीचे ये एक है फैलोपियन ट्यूब, ये अंडवाहिनी जुड़ी है। ये अंडाशय से एक जोड़ी अंडवाहिनी जुड़ी है जो कहां खुलेगी जाके, कहां खुलेगी जाके, गर्भाशय में। इस तरीके से ये अंडाशय इस से जुड़ा रहता है, अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है, और ये कहां खुलेगा जाके, इसका जो अंडवाहिनी है इसका ऊपर का सिरा थोड़ा फैला हुआ होता है जो अंडाणु फिट होता है इसमें, और ये गर्भाशय में ये अंडवाहिनी खुलती है जाके। ठीक है, तो इसमें अभी आपने स्त्रियों के जननांगों के बारे में जाना कि स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जनन अंग स्थित होते हैं, और जिसमें आपने देखा अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है और एक गर्भाशय होता है, और अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब आगे निषेचन की क्रिया, आपने देखा कि दोनों ही चीजें नरयुग्मक यानी शुक्राणु बन गए, अंडाणु का निर्माण हो गया। तो अब आता है इनके संलयन की क्रिया, इनके मिलने की क्रिया। आप चित्र में देख रहे हैं कि जो अंडाणु और शुक्राणु, जो शुक्राणु है ये टेल, ये पूंछ होती है इसमें, और ये अंडाणु, इन दोनों के मिलने की क्रिया हमने आपको बताया था। कहां मिलते हैं, गर्भाशय शुक्रवाहिनी में मिलते हैं, और वहां आके ये देखिए अंडवाहिनी में शुक्राणु का केंद्रक, अंडवाहिनी में शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक से संलेख होता है, और यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है।
क्या कहलाती है? निषेचन। शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्र से मिलकर होता है, संलित होता है, और यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के बाद यह गति करते हुए गर्भाशय में आकर रोपित हो जाता है। निषेचन कहां होता है? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में निषेचन के बाद गर्भाशय में आकर ये रोपित हो जाता है, और यह निषेचित अंडाणु ही युग्मनज, यानी जो हमने आपको बताया था जाइगोट, जाइगोट कहलाता है, युग्मनज कहलाता है, जिसमें नर और मादा युग्मक के मिलने से जो बनता है, निषेचन के फलस्वरूप बनता है, तो यह कहलाएगा युग्मनज, यानी क्या कहलाएगा? जाइगोट। अच्छा, एक चीज आपने देखा, अभी हमने आपको बताया कि निषेचन की क्रिया कहां हुई? अंडवाहिनी में हुई। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि निषेचन दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। अभी आपने देखा कि आंतरिक निषेचन जो है वह अंडवाहिनी में आपने देखा, निषेचन कहां हुआ? अंडवाहिनी में हुआ। ठीक है, तो जब निषेचन जैसे मनुष्य है या अन्य जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि में निषेचन की क्रिया मादा के शरीर में होती है, और ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर में अंदर की तरफ हो रहा है, इसीलिए इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। जब मादा के शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होती है तो वह आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे हमने अभी आपको बताया, किसमें? गाय, हाथी, मनुष्य है, घोड़ा है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, इन सब में आंतरिक निषेचन होता है। और इसके ठीक विपरीत क्रिया होती है बाह्य निषेचन की। अधिकतर आकशेरुकी जंतु, अधिकतर आकशेरुकी जंतु जैसे मछली है, मेढक है, इनके द्वारा शुक्राणुओं और अंडाणुओं, यानी नर अपने शुक्राणुओं को और मादा अपने अंडाणुओं को जल में विसर्जित कर देता है, और ये शुक्राणु तथा अंडाणु जल में ही मिलते हैं। यानी कहां मिलते हैं? जल में, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर जल में मिलते हैं। इस प्रकार के ऐसे जंतु में चूंकि निषेचन की क्रिया जंतुओं के शरीर के बाहर होती है, इसलिए इसे बाह्य निषेचन क्या कहा जाता है? बाह्य निषेचन। और ये किसमें पाया जाता है? अभी हमने आपको बताया, मछली है, मेढक है, तो इसमें बाह्य निषेचन क्रिया कहां हो गई? जल में हो रही है। तो यह निषेचन दो प्रकार का होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि भ्रूण का विकास कैसे होता है। अभी आपने देखा कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से क्या बना? जाइगोट बना, भ्रूण जाइगोट बनता है। और यह जाइगोट किससे मिलकर बना? नर युग्मक और मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज का निर्माण हुआ। जो ये जाइगोट बना था, इसकी कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं। पहले एक सिंगल सेल होता है, एक कोशिका होती है, 1 से 2 बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिकाएं बनती है, और यह इस तरीके से विभाजित होता है। आप देख रहे हैं, यह इस तरीके से विभाजित होता है। इसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसमें कई कोशिकाएं बनती हैं। तो युग्मनज की कोशिकाएं यानी जाइगोट की कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं, और यह विभाजित होने लगती हैं, और यह परिवर्धित होकर क्या बनाती हैं? भ्रूण बनाती हैं। क्या बनाती हैं? भ्रूण बनाती हैं। ठीक है, और इसी समय क्या होता है? इसी अवस्था में शिशु का सिर, पैर, नाक, आंख आदि कुछ अंग विकसित हो जाते हैं। कुछ अंग इसमें विकसित होने लगते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक जाइगोट से जब कोशिकाएं विभाजित होती है तो उसका आगे का विकास होता है भ्रूण का, उससे शिशु का सिर, पैर, नाक, आंख आदि कुछ अंग विकसित हो जाते हैं। जब भ्रूण विकसित होकर शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर लेता है, तब यही अवस्था इसकी क्या कहलाती है? गर्भ। तब यह अवस्था इसकी गर्भ कहलाती है। ठीक है, तो पहले क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज के बाद उसकी कोशिकाएं विभाजित होती है तो भ्रूण बनता है। भ्रूण में सिर, पैर, नाक, आंख, कान आदि कुछ, और उसके बाद जब ये अंग का निर्माण कर लेता है तब यह अवस्था इसकी क्या कहलाती है? गर्भ कहलाती है। गर्भ का विकास जब पूर्ण हो जाता है तो माँ जो है वो शिशु को जन्म देती है। मादा जो है वो एक शिशु यानी बच्चे को जन्म देती है। जब इसका विकास, इसकी वृद्धि पूरी हो जाएगी तब ये शिशु को जन्म देती है। आपने देखा शिशु का जन्म जो है वो नर और मादा युग्मक के संलयन के कारण होता है, जिसके कारण शिशु में माता और पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं।
दोनों, क्योंकि उसमें एक आपने देखा था नर युग्मक मिला था और एक मादा युग्मक, दोनों के संलिंगी क्रिया हुई जिससे युग्मनज बना था। इसीलिए उसमें दोनों के जो शिशु पैदा होता है, जो शिशु का जन्म होता है, उस शिशु में माता और पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसको आइए हम एक आपको रेखा चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये जो पुरुष है, यह पुरुष में नर युग्मक बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। क्या चीज? नर युग्मक, शुक्राणु बनते हैं। और स्त्री में क्या होता है? मादा युग्मक यानी अंडाणु। और इन दोनों का यह निषेचन होता है। निषेचन के बाद आपने देखा क्या बना? युग्मनज बना। युग्मनज का परिवर्धन हुआ, एक कोशिका से दूसरी कोशिका, और उससे 4 कोशिका, और उससे क्या हो गया? ठीक है, इससे भ्रूण, और भ्रूण के बाद गर्भ, और गर्भ के बाद यह नवजात शिशु में बनता है और नवजात शिशु को जन्मता है। अभी आपने देखा कि कैसे एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक से मिलने से जाइगोट और उसके बाद इस शिशु का जन्म होता है। इसके बाद हम आते हैं कि जरायुज और अंडयुज क्या होता है। बच्चों, आपने अपने घर के आसपास देखा होगा कुछ जंतु जो हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु जो हैं वो अंडे देते हैं। जैसे, अच्छा, अंडे देने वाले जंतु कौन कौन से आपने देखे हैं? क्या कहा? सोचिए, सोचो सोचो। मुर्गी, वेरी गुड, अंडा मुर्गी देती है। बत्तख भी अंडे देती है, चिड़िया भी अंडे देती है, वेरी गुड। तो ये सब अंडे देते हैं, और अंडे से आपने देखा होगा क्या निकलता है? एक बच्चा, एक शिशु का जन्म होता है। ठीक है, और जबकि कुछ जंतु होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है। तो वह जंतु जो बच्चे देते हैं, बच्चे देने वाले जंतु को हम जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। तो बच्चे देने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं? घोड़ा, बैल, भेड़, गाय, खरगोश, भालू है, लोमड़ी है, गिलहरी है। ये सब जो हैं बच्चों को जन्म देते हैं, इसीलिए इनको जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज। और वे जंतु जो अंडों को देते हैं, अंडे देने वाले जंतु, अंडे देने वाले जंतु को हम क्या कहते हैं? अंडयुज कहते हैं। ठीक है, अंडे देने वाले भी जंतु आपने देखे होंगे, जैसे तितली भी अंडे देती है, मछली अंडे देती है, मेढक अंडे देता है, और बत्तख भी अंडे देती है, चिड़िया भी अंडे देती है। तो यह सब जो जंतु हैं ये अंडे देते हैं, और अंडे से बाद में एक शिशु का जन्म होता है, इसीलिए इनको अंडयुज कहते हैं। तो आपने जरायुज और अंडयुज में अंतर करना सीख लिया है। आइए एक गतिविधि करते हैं बच्चों। आपके सामने इसमें आपको मिलान करना है। 2 स्तंभ दिख रहे हैं, एक स्तंभ में कुछ शब्द लिखे हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मेढक, बिल्कुल, आप भी पढ़िए मेरे साथ। केचुआ, बहुत अच्छे। फिर क्या लिखा है? शुक्राणु, बहुत अच्छे। फिर क्या लिखा है? मनुष्य, बहुत अच्छा। अंडाणु, भ्रूण। और इसके बाद क्या लिखा है? स्तंभ खा के शब्दों को पढ़िए। नर युग्मक, जरायुज, बाह्य निषेचन, द्विलिंगी, गर्भाशय और मादा युग्मक। बहुत सुंदर। अच्छा, अब आपको स्तंभ का में लिखे हुए शब्दों का मिलान स्तंभ खा से करना है। ठीक है, स्तंभ का के सोचिए, मेढक, मेढक का मिलान आपको इससे करना है। कैसे करेंगे? मेढक, बताइए, सोचिए सोचिए। मेढक को निशान लगाएं। मेढक किससे समांतर हो रहा है? यहां पर मेढक का मिलान करिए। जो मेढक, उपयुक्त शब्द जो मेढक के लिए यहां पर आ रहा है, आपने बहुत से शब्द पढ़े हैं, पढ़िए। यस, बाह्य निषेचन, वेरी गुड, और वेरी गुड। हाँ, अगला केचुआ, द्विलिंगी, शुक्राणु, हाँ ठीक है। मनुष्य जरायुज है, शुक्राणु नर युग्मक है, बहुत सुंदर। अंडाणु मादा युग्मक है, बिल्कुल ठीक आपने बताया। और भ्रूण गर्भाशय, बहुत सुंदर। चलिए, आपने जो भी आज सीखा है, कल आप घर से कुछ करके लाएंगे। क्या क्या? सबसे पहले आप लिखेंगे आंतरिक और बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। आप अपनी नोटबुक उठाइए और लिखिए प्रश्न।
आंतरिक और बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? अभी हमने आपको बताया था आंतरिक और बाह्य निषेचन क्या होता है। आप इसको भी लिख के लाएंगे। इसके साथ साथ एकलिंगी और द्विलिंगी जंतु के नाम लिखें। आप अपने आसपास के परिवेश में देखेंगे कि कौन कौन से जंतु एकलिंगी हैं और कौन कौन से जंतु द्विलिंगी हैं, उनको भी आप लिख के लाएंगे। इसके साथ साथ जो हमने आपको चित्र दिखाया था आपके पाठ्य पुस्तक में वो बना हुआ है। नर जननांग और मादा जननांग का आप चित्र भी बनाएंगे और उनके नाम भी लिखेंगे कि कौन कौन से नर जननांग और मादा जननांग होते हैं। इनके आप नाम भी लिख के लाएंगे कि नर और मादा जान। तो ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख के लाएंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ हम अपनी अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार। लखनऊ अपनी कला और संस्कृति के साथ साथ यहाँ की